ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मुझे आज भी याद है वो भयानक और डरावनी रात जब मैं उस सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। मैं ड्राइविंग कर रहा था। मैंने कई बार रात में ड्राइविंग की थी, लेकिन वो जो रात थी उस रात में एक अजीब सा डर मुझे लग रहा था। कारण तो मुझे पता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी डर लग रहा था। वहाँ का जो नज़ारा और माहौल था, वहाँ की हवा में ही खौफ भरा हुआ था। मैं जैसे जैसे उस हाईवे से गुजर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ गलत हो जाएगा। मैं यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि जैसे तैसे इस हाईवे से जैसे तैसे करके जल्दी से निकलूं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कार को भगाकर उस हाईवे से निकाल लाऊं, लेकिन तभी अचानक से मेरी गाड़ी अपने आप स्लो हो गई। मेरी जो कार थी उसकी रफ्तार जो है वो धीरे धीरे डाउन हो गई, और जब मैंने गाड़ी को एक साइड में लगाकर देखा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका था। और जब मैंने पंचर टायर देखा तो मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वो जो इलाका था, वो जो हाईवे था, वो पूरी तरह से सुनसान था। अब वहाँ पर मैं पंचर कैसे ठीक करवाता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन घबराने के बजाय मैंने अपनी जो शर्ट थी उसकी जो स्लीव्स थी उसे फोल्ड करके अपनी बाजुओं तक चढ़ा लिया और अपनी कार की डिक्की खोली, क्योंकि हमेशा से मेरी आदत थी कि मैं कार की जो डिक्की होती है उसमें एक टायर एक्स्ट्रा रखता था, और वही टायर काम आ गया उस रात मेरे। मैंने टायर को बदल दिया, लेकिन जब मैं टायर बदल के जब नए टायर को टाइट कर रहा था तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे आसपास कोई है। मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई तो अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आई, लेकिन किसी की मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी। मैंने आसपास नज़र घुमाई, लेकिन फिर भी दूर दूर तक मेरे अलावा उस हाईवे पे कोई नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और आखिरी इंसान मैं ही बचा हूँ। मैंने जैसे तैसे करके टायर बदल दिया, और फिर जब मैं उठा और फिर जब मैंने गाड़ी का जो दरवाज़ा होता है उसे खोलकर अंदर बैठने गया, तभी मेरी आंखों के सामने जो हुआ उसे देखकर मैंने अपनी आंखों पे यकीन करने से मना सा कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि जो अभी मैंने टायर नया नया लगाया है उसमें अपने आप ही छेद हो गया और वो टायर अपने आप ही पंचर हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी आंखों के सामने मैंने खुद ही उस टायर को पंचर होते हुए देखा। उस टायर में से जो जितनी भी हवा निकल रही थी, वो हवा निकलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं टायर को देखने के लिए उसके पास गया, और जैसे ही मैं नीचे झुका तो मैंने देखा कि टायर बिल्कुल सही सलामत था। अब जो बात थी वो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ आज से उस रात से पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने वापस से कार की सीट में बैठ गया। मैंने टायर को अच्छी तरह से देखा तो टायर बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स पहले जो मैंने टायर को पंचर होते हुए देखा अपनी आंखों से, वो क्या था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को शांत किया और संभाला और दरवाज़ा खोल के कार के अंदर बैठ गया। गाड़ी की चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को आगे बढ़ाया ही था, तभी मैंने देखा कि गाड़ी जो है वो स्पीड नहीं पकड़ रही। और जब मैंने वापस से गाड़ी को रोका और फिर से बाहर उतरकर चेक किया तो मैंने देखा कि गाड़ी का कोई और टायर पंचर हो गया था। मैंने उसी वक्त अपना सर पकड़ लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था
मैंने अपनी जिंदगी में कई बार अजीब चीजें देखी थी, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हो रहा था वो सारी चीजें यकीन करने के लायक ही नहीं थी। लेकिन यकीन ना करता तो कैसे ना करता, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा था। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अपनी कार छोड़कर वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मैंने सोचा कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। मैंने अपनी पॉकेट में फिर हाथ डाला और फिर अपने दोस्त का नंबर डायल करके फ़ोन को कान पे लगा लिया। और जैसे ही मैंने फ़ोन को कान के पास लगाया, तभी अचानक से मुझे फ़ोन से एक आवाज़ आई। कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये आवाज़ सुनने के बाद मेरा जो डर था वो 7वें आसमान तक पहुंच गया था। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और सीधा ज़मीन पे धड़ाम से गिरा। मैंने जब आसपास देखा कि आवाज़ कहीं और से तो नहीं आई, तो मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मेरे फ़ोन से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती थी? मुझे लगा कि शायद डर से और खौफ से मुझे ये वहम हुआ था, इसलिए मैंने फ़ोन को वापस हटाया। और भगवान की दया से मेरे फ़ोन को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था, बस स्क्रीन थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, लेकिन फ़ोन अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने फ़ोन को वापस से ऑन किया और डायल पैड ओपन करके नंबर फटाफट मिला के वापस से फ़ोन को अपने कान के पास लगाया और घंटी रिंग होने लगी। और जब तक फ़ोन रिंग हो रहा था तो एक एक रिंग के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरा दोस्त फ़ोन उठा ले। और फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन उठाया, और जैसे ही मेरे दोस्त ने फ़ोन उठाया, मैंने अपने दोस्त से कहा, हेलो हेलो भाई, अरे यार मैं ये जो हाईवे है ना, ये अपने शहर से थोड़ा सा दूर, यार यहाँ मैं फंस गया हूँ यार मेरी जो कार है ना उसका टायर पंचर हो गया है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है यार, यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यार, जल्दी से जल्दी आ जाए यार मदद लेकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ यहाँ पर। और फिर मेरे दोस्त ने बदले में जवाब दिया, ठीक है आ रहा हूँ यार, तो बस मुझे लोकेशन भेज दे। मैंने फटाफट अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त के साथ शेयर कर दी और इंतज़ार करने लगा अपने दोस्त का। और वो जो इंतज़ार का वक्त था वही मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना वक्त था, क्योंकि उसी वक्त में मुझे एक आवाज़ वापस सुनाई दी, अब तो तेरे साथ तेरा दोस्त भी मारा जाएगा। ये आवाज़ सुनते ही मेरा गला जो है वो सूख गया। और फिर मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बैठने का फैसला किया। मैंने गाड़ी को अंदर से लॉक किया और बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो जो हुआ वो देखने के बाद मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन मैं तो गाड़ी के पिछली वाली सीट पे बैठा था, तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई? चाबी तो मेरे पॉकेट में थी, और स्टार्ट हुई तो हुई, गाड़ी आगे बढ़ कैसे रही थी? धीरे धीरे कार अपने आप ही चलने लगी, और जैसे जैसे कार चल रही थी मैं पागलों की तरह गाड़ी में बैठा बैठा चिल्ला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और तभी अचानक से गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली और मैं अंदर फंसा हुआ था और चिल्ला रहा था। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं गाड़ी के ब्रेक लगा रहा था, स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। गाड़ी अपनी ही मर्जी से चल रही थी और धीरे धीरे वो गाड़ी रफ्तार पकड़ने के बाद एक खाई के अंदर कूद गई। और जैसे ही वो खाई के अंदर कूदी, तभी अचानक से मुझे एक झटका लगा और फिर मैंने देखा कि गाड़ी अभी भी उसी जगह पर रुकी हुई है और मेरा जो दोस्त है वो बाहर, गाड़ी के बाहर खड़ा था
और शीशे पे हाथ मार रहा था। मैंने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे शक्ल से टपकते हुआ पसीना देखकर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, अबे पागल, क्या हो गया? एसी वगैरह ऑन कर लेता यार, इतनी गर्मी देख तो सही, तू पसीने से पूरा भीग के। और फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी पूरी चिल्ड पड़ी थी क्योंकि एसी ऑन था। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अबे गाड़ी तो बिल्कुल शिमला बन रखी है भाई, फिर भी क्या हो गया है तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है? तू तो देख पसीने से पूरा भीग गया है। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने दोस्त को क्या बताऊं कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है। अगर मैं उसे वो सारी बातें बताता तो वो शायद उन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, शायद तेरे को कोई वहम हुआ है। यहाँ का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान और वीरान है। मुझे तो लगता है कि अकेले रहने की वजह से तुझे वहम हुआ होगा, डर की वजह से कभी कभार हो जाता है ऐसा। और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर आया हूँ, ये गाड़ी ठीक कर देगा। उस मैकेनिक की शक्ल मैंने देखी तो उस मैकेनिक की शक्ल देखने के बाद मेरी आंखें और भी ज़्यादा खौफ से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी शक्ल ऐसी दिख रही थी जैसे उसने कोई अपराध किया हो। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो स्माइल काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। वो मैकेनिक अपना सामान निकालने के बाद उसने टायर को बदलना शुरू किया और वो टायर को बदलते बदलते मुझे घूर रहा था। मुझे शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और मैंने उससे पूछा, अरे भाई तुम टायर बदलो ना, मुझे देख क्यों रहे हो? जिसके जवाब में वो मैकेनिक हंसने लगा और उसने मुझसे कहा, साहब आप तो इतने डर गए, एकदम चूहे की तरह लग रहे हैं, थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ी देर में निकल चलेंगे यहाँ से। उस मैकेनिक की जो बोली थी वो भी उसकी शक्ल की तरह काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। और फिर उसने थोड़ी ही देर में टायर को बदल दिया और जैसे ही टायर बदल दिया गया तभी मेरे दोस्त ने कहा, ला चाबी मुझे दे, मैं ड्राइव करता हूँ, तू काफ़ी ज़्यादा डर गया है और मुझे नहीं लगता कि तू ड्राइविंग करने के हालत में है। ओ मैकेनिक भाई साहब, आप भी पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, और हाँ तू भी बैठ जा, ऐसा मेरे दोस्त ने कहा। और वो मैकेनिक और मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गए और मेरा दोस्त कार चलाने लगा। मैं उस मैकेनिक के बगल में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे उस मैकेनिक से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और अजीब था। उसकी हंसी, उसके बोलने का तरीका और उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मुझे तो कभी कभी शक हो रहा था कि वो इंसानी है कि नहीं। मेरा दोस्त ड्राइविंग कर रहा था, तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरा दोस्त किसी और ही दिशा में कार को लेकर जा रहा, और मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे भाई तू ये कहाँ लेकर जा रहा है? हमें तो लेफ्ट मुड़ना था ना यहाँ से। जिसके जवाब में मेरे दोस्त ने कहा, अरे बस लेकर जा रहा हूँ, ये शॉर्टकट है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे पता था कि जहाँ से वो लेकर जा रहा है वहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं था, क्योंकि वहाँ के इलाके से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था, काफ़ी सालों से आना जाना था, लेकिन किसी शॉर्टकट के बारे में मैंने तो नहीं सुना था। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई कोई गलत फहमी हुई है तुझे, यहाँ से कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता है। तभी मेरा दोस्त हंसने लगा और मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, वहीं तो जाना है। और ऐसा कहते ही मेरे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया और मेरी गाड़ी एकदम स्पीड में चलने लगी। मैं अपने दोस्त को पागलों की तरह चिल्लाते हुए कह रहा था, अबे गाड़ी धीरे कर, अबे गाड़ी धीरे कर, कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, गाड़ी धीरे कर।
लेकिन मेरा दोस्त पागलों की तरह हंस रहा था। और वो मैकेनिक भी। वो मैकेनिक मेरी शक्ल देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर फंस गया। और तभी वही हुआ जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। वो गाड़ी जो कि मेरा दोस्त चला रहा था, मेरे दोस्त ने उस गाड़ी को एक खाई में कुदवा दिया। और जैसे ही वो गाड़ी खाई में नीचे गिर रही थी, तब मेरे मुंह से चीख निकलने लगी पागलों की तरह। और तभी अचानक से मुझे एक और झटका लगा। और जब मुझे झटका लगा तो मैंने आसपास देखा, तो मैंने देखा कि जो अभी तक मैं देख रहा था वो सब सपना था। मैं उसी सुनसान हाईवे पे पड़ा हुआ था, जमीन पर, और मेरी गाड़ी वहीं पर लगी हुई थी। मेरा जो सामान था, रेंच वगैरह, वो सब नीचे पड़े हुए थे। और मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था। और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अरे भाई क्या हो गया तुझे? कब से तुझे उठा रहा हूँ? हाँ, क्या हो गया था रात को? सब कुछ ठीक तो था? अरे मैं आ रहा था, लेकिन यार बीच में मेरी भी गाड़ी खराब हो गई और अभी अभी पहुंचा हूँ। मैं तो यही दुआ कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब यहाँ आके देखा तब तो देखा कि तू यहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ है। हुआ क्या था? मैं कुछ भी बोलने और सुनने की हालत में नहीं था, क्योंकि जो मेरे साथ बीता था वो समझाया नहीं जा सकता था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू अभी बस मुझे घर ले जा। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और मेरी कार को ड्राइव करता हुआ मुझे घर तक लेकर गया। और फिर उसने मुझसे पूछा, अब तो बता भाई क्या हुआ था उस रात? और फिर मैंने अपने दोस्त को सारी बातें बताई। और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, भाई मैंने सुना था कि वो जो हाईवे है ना, उस पर कई सारी प्रेत आत्माओं का साया है, लेकिन जैसे तू बता रहा है अब तो मुझे यकीन हो गया। अब रात के वक्त उस हाईवे से कभी मत गुजरिए। हो ना हो ये किसी प्रेत आत्मा का ही काम है। मुझे शुरुआत में तो पहले ये सब अंधविश्वास लगा, और लगे भी क्यों ना, मुझे भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये कोई मेरा डरावना सपना था। मैं टायर बदलते बदलते सो गया था। मेरी आंख लग गई थी। मैं अपने दिल और दिमाग को यही कहकर समझा रहा था। तभी अचानक से मेरे पीठ में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। और जब मैंने अपनी शर्ट को उतार के देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीठ पे एक घाव लगा हुआ था। लेकिन खाई में कार तो सिर्फ सपने में गिरी थी, तो वो जो चोट थी वो हकीकत में कैसे मेरे शरीर पर आ गई। ये बात सोचते ही मेरी रूह कांप गई, और मैंने कसम खा ली कि उस हाईवे से रात के वक्त कभी भी नहीं गुजरूंगा, क्योंकि उस हाईवे का कोई पता नहीं कि कब किसको उस खाई में गिरवा दे। ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी है, जब मैं रात के वक्त रेलवे स्टेशन पहुंचा। मेरी जो ट्रेन है वो रात के समय की थी। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन पे कोई भी नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ एक सीट पे बैठकर अपनी जो ट्रेन है उसका इंतज़ार करने लगा। और टाइम देखते देखते वो जो मेरी ट्रेन थी वो आ गई। जब ट्रेन आई और मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने अंदर का नज़ारा देखा। तो अंदर का जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि बोगी में एक भी पैसेंजर नहीं था। मैं अकेला पैसेंजर था। ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। पूरी खाली बोगी में अकेले जा रहा था। फिर मुझे लगा कि खैर अपना क्या है, अपने को तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और मैं सीट पे जाके बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन चलती रही। फिर मैंने सोचा कि बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए मैं जो गेट होता है वहाँ पहुँच गया। और वहाँ पर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मुझे स्टंट्स का भी काफ़ी शौक था, तो मैं वहाँ पर स्टंट्स करने लगा। स्टंट्स काफ़ी जानलेवा थे, लेकिन मैं शौक में करे जा रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ट्रेन चलती रही और मैं स्टंट करता रहा। और तभी अचानक से मेरा जो हाथ था वो छूट गया और मैं गिरने ही वाला था। तभी
वहाँ पर एक मेरी ही उम्र का एक लड़का आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। मैंने उसे देखा तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि पहले जब मैं बोगी में आया था तो पूरी बोगी खाली थी। तो ये इंसान, ये बंदा बोगी में आया कैसे? ट्रेन तो बीच में कहीं रुकी ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं खुशी मनाऊं या डरूं, क्योंकि वो बंदा अचानक से बोगी में पता नहीं कहाँ से आ गया था। मैंने उससे पूछा, भाई जब मैं चढ़ा था तब तो पूरी बोगी खाली थी और अचानक से तुम? जिसके जवाब में उसने कहा, अरे मैं तो यहाँ लास्ट वाली सीट के नीचे छुपा हुआ था। वहाँ मुझे लगा कोई टीसी वगैरह आ गया तो मैं डर के नीचे छुप गया था। फिर मैंने देखा कि तुम यहाँ पर स्टंट कर रहे हो। वो तो मैं सही वक्त पर आ गया, वरना आज तो तुम जाते। और फिर मैंने उस बंदे को, उसको मैंने गले से लगा लिया और मैंने कहा, भाई तूने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मेरा मरना तय था। जिसके जवाब में उस बंदे ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कभी भी अपनी जान के साथ मत खेलना। ये जो सारी हरकतें होती है सब पागलों वाली हरकतें होती है। अपनी जान को बेमतलब में खतरे में डालना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और फिर उसने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह था। मैं भी काफ़ी स्टंट्स करने का शौकीन था। मैं काफ़ी स्टंट्स करता था, कभी बाइक्स पे, कभी कार से, कभी कभी अपने आप से ही खतरनाक चीज़ों को करता रहता था। मुझे लगता था कि मैं जितनी खतरनाक चीज़ें कर पाऊंगा मैं उतना ही बहादुर कहलाऊंगा, और मैं ऐसा ही करता रहता था। एक दिन जब मैं स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपनी मंजिल की ओर जा रहा था तो मैं भी एक ट्रेन में चढ़ा था जिसकी बोगी पूरी खाली ही थी, और मैं भी टाइम पास करने के लिए ट्रेन के गेट पर आ गया। और ट्रेन के गेट पे आने के बाद मैं भी स्टंट्स करने लगा। लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं थी। मेरा भी हाथ छूट गया और मेरी मौत हो गई। मेरी बेवकूफ़ी की सज़ा मेरे माँ बाप को भुगतनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। और मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। इसलिए मैं किसी को भी ट्रेन में स्टंट करने नहीं देता, और कोई अगर गिरने वाला होता है तो उसे बचा लेता हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई और मैंने कहा कि भाई मजाक, इतना बुरा मजाक अच्छा नहीं है भाई, ये मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं मानता हूँ तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन ऐसे मजाक मत करो यार। ये देख रहे हो बोगी भी खाली है और तुम ऐसे मजाक कर रहे हो, डर लगता है। जिसके जवाब में उस बंदे ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ और अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये कहकर वो जो बंदा था वो ट्रेन के गेट पर आया और मेरे आंखों के सामने ही उस ट्रेन से नीचे कूद गया। और जैसे ही वो ट्रेन से नीचे कूदा वो कहाँ गायब हो गया कुछ भी नहीं पता चला। एकदम हवा के झोंके की तरह वो गायब हो गया। मेरी आंखें तो खौफ से बाहर आ गई। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देख लिया। क्या उसने आत्महत्या कर ली? मेरा दिमाग चकरा रहा था। मैं अपना वहीं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ क्या। जैसे तैसे करके मैंने वो समय बिताया और जब मेरा स्टेशन आ गया तब फिर मैं अपने स्टेशन पे उतरा। और जब मैं स्टेशन से अपने घर जा रहा था तो वहाँ रेलवे स्टेशन की एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ देखा मैंने। एक बूढ़ा आदमी रेलवे स्टेशन की दीवारों पे पोस्टर लगा रहा था, और जब मैंने उस पोस्टर को देखा तो उस पोस्टर में उसी आदमी की फ़ोटो थी जिससे मैं ट्रेन में मिला था। और फिर मैंने उस पोस्टर को पास जाके पढ़ा। उस पे लिखा हुआ था, अपनी जान के साथ कभी ना खेले, स्टंट जैसी बेवकूफ़ चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये स्टंट आपकी जान भी ले सकते हैं। और जब मैंने ये पोस्टर पढ़ा तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अंकल ये पोस्टर आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? और फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया, बेटा मेरा जो बेटा था ना वो भी ट्रेन में स्टंट करते हुए मर गया, इसलिए मैं पोस्टर लगाता हूँ यहाँ पर हर हफ्ते आगे, ताकि लोग इसे पढ़े और किसी और की बेटे की मौत ना हो स्टंट पे। मेरा
बेटा तो मर गया, किसी और का बेटा ना मरे, मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई। मैंने अपना जवान बेटा खो दिया और मैं नहीं चाहता कि कोई और बुजुर्ग बाप अपना जवान बेटा खोए, इसलिए हर हफ्ते आके यहाँ पर पोस्टर लगाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में घटी सबसे अजीब और डरावनी घटना थी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूँ क्योंकि वो जो बंदा था उसे मैं कोई आत्मा नहीं बोलूँगा, उसे कोई मैं भूत प्रेत नहीं बोलूँगा। वो एक फरिश्ता था जिसने मेरी जान बचाई थी और उसका एहसान मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा। एक बार मैं अपने गांव वापस आ रहा था शहर से। मेरा जो गांव है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पिछड़े हुए इलाके में है, तो जो वहाँ का रास्ता है वो काफ़ी सुनसान और वीरान है। वहाँ आसपास सिर्फ जंगल है। तो मैं उसी रास्ते से होते हुए आ रहा था अपने गांव की तरफ। तो सूर्यास्त हो गया था, अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे। मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़े जा रहा था और यही सोच रहा था कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए। मैं काफ़ी जल्दबाजी में था क्योंकि वहाँ के माहौल से मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। मैं एक तो अकेला था और ऊपर से जो वीरान रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहाँ की जो हवा थी वो जैसे जैसे मेरे शरीर को छू रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाता हुआ उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी मेरी टॉर्च जो कि सामने की ओर रोशनी कर रही थी, मैंने एक आदमी को देखा। तो वो आदमी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पहचान का है और मैंने उसे आवाज़ दी, अरे भाई सुनो, अरे तुम भी वहाँ प्रतापगढ़ जा रहे हो क्या? अरे भाई सुनो, मेरे गांव के हो क्या, प्रतापगढ़ के? और उस आदमी ने मुझे मुड़कर देखा और उसकी शक्ल देखकर मेरा जो सारा डर था वो गायब हो गया। उसने मुझे देखते हुए कहा, हाँ भाई मैं ही हूँ, प्रतापगढ़ से मैं भी हूँ। मैं उसे जानता था, वो भी मेरे गांव का था। और मैं तुरंत भाग के उसके पास गया और मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। मैंने सोचा कि उसके साथ अब रास्ता आसानी से कट जाएगा और मैं उसके साथ चलने लगा और उससे बातचीत करने लगा। मैं उससे बातचीत कर रहा था। बातचीत करते करते हमने कई चीज़ों के बारे में बातचीत करी, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वो मुझसे ठीक तरह से बातचीत नहीं कर रहा, जैसे वो कोई अनजान हो। लेकिन मैं तो उसे जानता था, वो मेरे गांव का ही था, लेकिन उसका जो अनजान व्यवहार था वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा कि गाँव तक हुए पहुँचना है, उसके बाद ये अपने घर, मैं अपने घर, और मैं उसके साथ चले जा रहा था। तभी उसने मुझे बोला, भाई मुझे पता है क्या, एक शॉर्टकट पता है, अगर ऐसे चलते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे ना एक शॉर्टकट से चलते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो जंगल के बीच से होके जाता है। मैंने उससे कहा, अगर तुझे रास्ता ठीक से पता है तो चलते हैं फिर। जिसके जवाब में उसने हाँ में सर हिलाया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल वाले रास्ते से लेकर जा रहा था। मुझे वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद शॉर्टकट है कोई, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करी। मेरे गांव का ही बंदा था और वो मुझे लेकर जा रहा था। जब वो आगे आगे चल रहा था तभी अचानक से मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और फिर मैंने फ़ोन उठाया तो वो मेरा फ़ोन मेरे पापा का था। और मेरे पापा ने मुझसे कहा, अरे कहाँ रह गया है, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, सूर्यास्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, हाँ जल्दी बता कहाँ है। और फिर मैंने अपने पापा को बात बताई, अरे मैं ये गांव में जो हमारे पड़ोस में जो लड़का रहता है ना, उसी के साथ हूँ और अपने घर आ रहा हूँ। ये कोई शॉर्टकट बता रहा है और मैं जंगल से होते हुए जा रहा हूँ। और जब मेरे पापा ने ये बात सुनी तो वो मुझे डांटने लगे और उन्होंने मुझसे बोला, अरे बेवकूफ़, उस जंगल वाले रास्ते से नहीं आना, चल मेन रोड से आ, भले ही कितनी भी देर लगे, और उसका पीछा छोड़ दे, वो जो भी है। और फिर मैंने कहा, अरे पापा हमारे पड़ोस में ही तो रहता है, हमारे गांव का ही तो है, ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ। और फिर मेरे पापा ने जो कहा वो सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पापा ने कहा, अरे बेवकूफ़, वो लड़का अभी मेरे सामने बैठा हुआ है, तो तू किसके साथ घूम रहा है वहाँ पर। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने सामने की ओर देखा जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही वो आदमी चल रहा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था।
वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उल्टे कदम वहाँ से भागना ही ठीक समझा और भागते भागते अपने गांव पहुँचा। और मैंने देखा कि वो जो गांव वाला लड़का था वो सच में मेरे पापा के साथ मेरे घर पे बैठा हुआ था। इस घटना से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने रात के वक्त उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया और मैं जितना हो सके उतना जल्दी अब सूर्यास्त होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हो ना हो उस दिन जिससे मैं मिला था वो कोई बुरी शक्ति थी और वो मुझे जहाँ भी ले जा रही थी वो मेरा जिंदगी का आखिरी दिन बना देती, लेकिन मैं बच गया। रोहन के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। रोहन अपने घर में अकेला था। रोहन के माता पिता ने रोहन से कहा था कि रात के 9 बजे खाना खा के सो जाए, लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। रोहन ने अपने माता पिता की बात को नहीं माना और रात भर जागता रहा। तकरीबन रात के 2 बजे वो बोर हो रहा था। तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना वीडियो गेम खेला जाए। उसके पास एक स्मार्टफोन था। उसने उसके अंदर BGMI को ओपन किया। BGMI ओपन करने के बाद जब उसने मैच को स्टार्ट किया तो उसके टीममेट्स में से एक 2 नंबर का टीममेट कहने लगा कि हेलो हेलो कोई है इंडिया से कोई है। जिसके जवाब में रोहन ने कहा कि हाँ भाई मैं हूँ, इंडिया से मैं हूँ। फिर उस 2 नंबर वाले से काफ़ी बातचीत करी रोहन ने और साथ में कई गेम्स खेले। उन्होंने कई बार चिकन डिनर किया और वो आपस में काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो एक साथ खेल खेल के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो पूरी रात गेम खेलते रहे। तकरीबन रात के 3 बजे जब रोहन BGMI खेल रहा था तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। और वो आवाज़ उस टीममेट के माइक से आई थी। इतनी भयानक आवाज़ सुनने के बाद रोहन काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो चिल्लाते हुए बोला कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। और इसके जवाब में रोहन को एक अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई दी। और ये डरावनी हंसी सुन के रोहन इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसने गेम को वहीं बंद कर दिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करते ही उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। हर तरफ सन्नाटा था। वो घर में अकेला था। अभी तक तो वो वीडियो गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से घर के सन्नाटे की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब उसका ध्यान मोबाइल की तरफ से हटा और उसने देखा कि हर तरफ पूरे घर में सन्नाटा है। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसने लाइट्स को ऑन कर दिया और बैठ गया। वो बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके घर में उसके अलावा कोई है। उसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी और ये कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि रोहन उठकर खड़ा हुआ और पूरे रूम में देखने लगा कि कहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। पूरे रूम में चेक करने के बावजूद भी उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे अपने घर के स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन घबराते हुए उसने अपने स्टोर रूम के दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन एक काला सा साया उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। लेकिन वो काला साया देखते ही देखते रोहन की नज़रों से गायब हो गया। और जैसे ही वो रोहन की नज़रों से गायब हुआ, रोहन को लगा कि ये सब उसका वहम है और वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके वापस से बेडरूम में आ गया और टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से उसे बाथरूम से किसी चीज़ की आवाज़ आई। वो बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन है। रोहन को तो कुछ समझ नहीं, उसने बाथरूम का यूज़ तो किया ही नहीं। उसकी बाथरूम की लाइट ऑन कैसे हुई? रोहन अंदर गया और उसने लाइट को स्विच ऑफ किया और वापस अपने कदम बढ़ा ही थे, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा तो लाइट वापस ऑन हो गई थी। फिर रोहन को लगा कि ये सब सिर्फ पावर की प्रॉब्लम है, हो सकता है स्विच खराब हो गया हो, जिसकी वजह से
स्विच डायरेक्ट हो गया हो और लाइट जल रही हो। उसका गला सूख रहा था, इसलिए वो पानी पीने के लिए किचन में गया और पानी पीकर उसने खाली गिलास को नीचे रखा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ रहा था तभी अचानक से वो खाली गिलास अपने आप गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ही उसने ये देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसी अजीब चीज़ें उसके साथ पहले तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज ये कौन सा उसकी ज़िंदगी में दिन आ गया जिसकी वजह से उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसने कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए झाड़ू और डस्टबिन उठा लिया और वो कांच के टुकड़ों को साफ करने जा ही रहा था तभी अचानक से उसने जो देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि नीचे एक भी कांच का टुकड़ा नहीं था और वो कांच का गिलास ऊपर सही सलामत रखा हुआ था। पहले तो रोहन के दिमाग ने उसे अपनी आंखों पर यकीन करने से मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही है जिसकी वजह से ऐसी अजीब चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं। रोहन इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने बेड पर लेट गया और सोने के लिए उसने आंखें बंद की ही थी तभी अचानक से उसे छत पे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे उसके छत पे कोई चल रहा हो। रोहन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि उसके घर पे कोई चोर घुस गया है और वो छत के रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपने स्मार्टफोन को ऑन किया, उसने अपने फादर को कॉल किया और जैसे उसने अपने फादर को कॉल किया उसने देखा कि फ़ोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने 100 नंबर पे कॉल किया तो 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उसका कॉल लगा ही नहीं। फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। नेटवर्क बार्स डाउन हो गए, उसके मोबाइल के नेटवर्क्स चले गए। ऐसे नेटवर्क्स गायब हो गए मोबाइल से जैसे वो अमेज़न के जंगलों में हो। ये सब देख के वो पसीने से भीग गया और एक लाठी लेकर छत की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि उसके छत पे कोई चल रहा है और वो जैसे जैसे अपने छत के पास जा रहा था वो कदमों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। रोहन के हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ एक डंडा था और उसने उस डंडे के सहारे ही ऊपर जाने की हिम्मत की थी। उसने दरवाजे को खोल के तुरंत आसपास देखा कि कौन है, तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। रोहन ने चैन की सांस ली। उसे ये सब चीजें काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। नीचे की ओर देखा तो कोई भी नहीं था। रोहन ने थोड़ा चैन से सांस ली और वापस से नीचे की ओर आया और जैसे ही वो नीचे की ओर आया तो वो कदमों की आवाज़ वापस से आने लगी। उसका दिमाग अब सुन्न पड़ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो वापस से भागता हुआ छत की तरफ गया तो उधर फिर से कोई नहीं था। रोहन ये सब देख के इतना डर रहा था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने अपने पड़ोसियों को चिल्ला के बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने आने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं क्यों सब उसे देखकर डर रहे थे। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस अपने घर में घुस गया और उसके हाथ में अभी भी वो लाठी थी। रोहन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसका डर 7वें आसमान पे तो तब पहुंचा जब उसके कानों में एक आवाज आई, इस डंडे का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आवाज सुनते ही रोहन के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने आवाज अभी हकीकत में सुनी है वो हकीकत है या वहम। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो पसीने से पूरा भीग गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और अचानक से उसके कानों में एक अजीब सी हंसी सुनाई देने लगती है। जिसे सुनने के बाद रोहन खौफ से कांपने लगता है। उसकी रगों में दौड़ रहा खून बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थी क्योंकि उसके कानों में जो हंसी की आवाज़ गूंज रही थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पूछो ही मत। वो तुरंत उठकर अपने घर से बाहर भागने के लिए दौड़ा, लेकिन वो जब अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा ही था तो उसने ध्यान दिया कि उसके पैर धीरे धीरे भारी हो रहे हैं।
और जैसे ही वो अपने घर के मेन डोर तक पहुंचा तो उसके पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए कि वो अपने पैरों का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, वो भाग ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने कुंटलों का वज़न उसके पैरों के साथ बांध दिया हो। वो बहुत जी जान लगा के अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। वो रो रहा था, घबरा रहा था, और जैसे ही वो मेन डोर तक पहुंचा और उसने मेन डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, तभी अचानक से उसका पैर किसी ने वापस घर के अंदर खींच लिया और लाइट्स ऑफ हो गई। उसे चारों तरफ से एक आवाज़ सुनाई देने लगी और यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर की कोई डोरबेल बजा रहा है। वो भागते हुए मेन डोर पर गया और उसने दरवाज़ा खोला तो रोहन के माता पिता आ चुके थे। वो अपने माता पिता के गले रख के रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। रोहन के माता पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि रोहन किस बात से इतना डर गया है कि वो इतने बच्चों की तरह रो रहा है। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोहन को 104 डिग्री बुखार हो गया। रोहन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसे बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। घर आकर वो बेड रेस्ट करने लगा। उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे और जो न्यूज़ आई अचानक से टीवी पे, उसे सुनकर रोहन के हाथ पैर फिर सुन्न हो गए। और उस न्यूज़ पे था कि रात के वक्त पबजी खेलने के चक्कर में बच्चे ने कर दी लापरवाही। घर के दरवाजे उसने खुले छोड़ दिए, जिसकी वजह से एक मुजरिम उसके घर में दाखिल हो गया और उस मुजरिम ने उस बच्चे को जान से मार दिया। रोहन ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसका खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये सब तो शुरुआत थी। उसका खौफ तो तब बढ़ा जब उसने उस अपराधी को देखा। उस अपराधी की शक्ल पे एक भी शिकन नहीं थी और वो अपराधी टीवी में देख के मुस्कुरा रहा था। और वो हंसी वही हंसी थी जिस हंसी ने पूरी रात रोहन को परेशान किया था। इसका मतलब जिसके साथ रोहन रात भर पबजी खेल रहा था, यानी कि BGMI खेल रहा था, उसे इस साइको किलर ने मार दिया था। और इस बात का इतना खौफ रोहन के दिलो दिमाग पे चढ़ गया था कि कम से कम एक हफ्ते तक उसे 104 डिग्री का बुखार रहा। और अब रोहन मोबाइल गेम्स के नाम से ही डरता है। कुछ सालों पहले की बात है। मेरे गांव के कुछ दोस्त और मैं प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर जाने की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाया जाए। तभी मेरे एक दोस्त को पता चला कि हमारे गांव से कुछ ही गांव दूर एक जगह मेला लग रहा है, और मेरे दोस्त ने ये बात मुझे बताई। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने बिना किसी देरी किए अपने सारे दोस्तों को वहीं जाने के लिए कहा, और मेरे सारे दोस्त मान गए। हमने पता किया कि वो मेला कब है। तब हमें मेले की तारीख और वो मेला कब लगेगा, कितने बजे से लगेगा, सारी जानकारी मिली। और फिर हम उस दिन निकल गए। मेला जो था वो तकरीबन शाम को शुरू होने वाला था, शाम को 7 बजे, और ख़त्म होता रात के तकरीबन 10 बजे। तो मैं और मेरे दोस्त दोपहर को ही तैयारियां करने लगे और फिर निकल पड़े मेले के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था। और काफ़ी टाइम बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेले तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी। तकरीबन शाम के 6 बजे हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। वहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ थी और पेड़ पौधे थे हर जगह। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था। शाम के 6 बज चुके थे और गांव के इलाकों में शाम के 6 बजे का मतलब अंधेरा ही होता है, और वो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना होता जा रहा था। हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान की तरफ हमने देखा, और हमने देखा कि बादल धीरे धीरे आ रहे हैं, और अचानक से वहाँ बिजली चमकी और बारिश वहाँ पर होना शुरू हो गई। जब वहाँ बारिश होना शुरू हुई तो मेरे सारे दोस्त एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, और हम आसपास देखने लगे कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि बिजली काफ़ी ज़ोरों से चमक रही थी, और अगर बिजली ज़मीन पर गिर जाती हमारे आसपास तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती।
मैं और मेरे दोस्त यही सब बातें सोच रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई 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 सुनो, वहाँ मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है, चला वहाँ चलते हैं। मैंने उस दिशा में देखा तो वहाँ एक पुराना सा खंडहर सा घर था। मैंने अपने दोस्त को कहा, वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तैसे काफ़ी देर तक मैं और मेरे सारे दोस्त उसी पेड़ के नीचे खड़े रहे, और जब मौसम ठीक हुआ तो हम वापस से अपनी मंजिल की ओर निकले। और फिर हम आखिरकार मेले तक पहुँचे। मेले में पहुँचने के बाद हमने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शानदार था। कई सारे झूले वहाँ लगे हुए थे और मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मेरे कुछ दोस्त खरीदारी कर रहे थे और मेरे कुछ दोस्त झूला झूलने के मज़े ले रहे थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बज गए और मेला ख़त्म होने को आ गया। मैं और मेरे सारे दोस्त घर के लिए वापस निकल गए, लेकिन हमने एक गलती कर दी। मज़े करने के चक्कर में हम तो भूल ही गए कि गांव के इलाकों में रात के वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है। खासकर तो रात के 10 बजे के बाद मैं और मेरे सारे दोस्त अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे ताकि सबका ध्यान बटा रहे। डर हम सबको लग रहा था, अंधेरा हो चुका था और वही सुनसान इलाके से हम घर वापस होते हुए जा रहे थे। न जाने उस रात हमारी किस्मत में क्या लिखा था। हमने आसमान की तरफ देखा तो वापस से बारिश होना शुरू हो गई और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा। हम सब फिर से एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी हमसे कुछ दूर एक बिजली जाके गिरी और जहाँ वो बिजली गिरी थी वहाँ एक पेड़ था और वो पेड़ पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया। और ये सब देखकर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हम उसी इलाके में थे जहाँ पहले फंसे थे। जब बिजली को हमने अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा तो हमें लगा कि कहीं छुपना ही ज़्यादा समझदारी होगी। तो फिर मैं और मेरे दोस्त उसी खंडहर से घर में छुप गए और बारिश होती रही। मैं और मेरे दोस्त इंतज़ार करते रहे कि जल्दी से जल्दी शायद अब बारिश रुक जाएगी और मौसम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक बारिश होती रही और आखिरकार काफ़ी देर के बाद बारिश बंद हुई। और फिर मैं और मेरे दोस्त बाहर निकले और बाहर का नज़ारा देखा तो हर जगह सिर्फ कीचड़ था। मैं और मेरे दोस्त जैसे तैसे रोड तक पहुँचे और अपने गांव की तरफ निकल ही रहे थे। तभी अचानक से मेरे एक दोस्त ने कहा, अबे अबे रमेश कहाँ गया? रमेश 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 नज़र नहीं आ रहा। और फिर मैंने आसपास देखा तो हमारा एक दोस्त रमेश वो गायब था। और जब मैंने आसपास देखा और नज़र हर जगह दौड़ाई तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और फिर मैंने कहा, अरे यार अभी यही तो था, अभी तक जब हम उस खंडहर से घर में थे तब तक तो मैंने देखा था, अब कहाँ गया? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर सब मिलकर उस खंडहर से घर में वापस गए और रमेश का नाम पुकारने लगे। लेकिन काफ़ी पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर हमारा एक दोस्त गया कहाँ। हम यही सब सोच रहे थे कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि माहौल वैसा ही डरावना था और वहाँ का अंधेरा हमारे दिमाग में कई सारी नकारात्मक चीज़ें को डाल रहा था। तभी अचानक से हमें उसी अंधेरे घर में से एक कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। और फिर जब हम उस कोने में बढ़े तब जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हमने देखा कि हमारा जो दोस्त था वो एक कोने में बैठकर रो रहा था। और फिर जब हम उसके पास पहुंचे तो मैंने उससे कहा, रमेश रमेश क्या तू ठीक है? रमेश रमेश अरे रो क्यों रहा है पागल? रमेश रमेश ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने दोस्तों की शक्ल देखने लगा। सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, अबे पास आके देखना आखिर हुआ क्या इसको। और फिर मैं धीरे धीरे अपने कदमों को अपने दोस्त रमेश के आगे बढ़ाने लगा। और फिर अचानक से मेरे दोस्त रमेश ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरी जो ज़बान थी वो हलक में ही अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाया। मेरी ज़बान हकलाने लगी और मैंने कहा, अबे अबे रमेश
रमेश तो ठीक तो है? रमेश रमेश। मेरे सारे दोस्त रमेश को देखकर इतना ज्यादा डर गए कि वो वापस से उस खंडहर घर के बाहर भागी और मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। तभी वहां उस कोने से जहां मेरा दोस्त रमेश बैठा हुआ था वहां से एक आवाज आई, चले जाओ मेरे घर से, वरना जान से मार दूंगा। और जब मैंने और मेरे दोस्तों ने ये आवाज़ सुनी तो हम सीधा उस घर के बाहर ही जाके रुके और फिर हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। हमने देखा कि हमारा जो दोस्त रमेश था वो किसी और ही दिशा से आ रहा था और उसने हमसे कहा, अरे बेवकूफ़ों, कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान हो गया था कितना, पता नहीं तुम सारे कहाँ चले गए थे। जिसके जवाब में मैंने अपने दोस्त रमेश से कहा, अभी तू तो उस खंडर से घर में था ना, उस कोने में बैठ के रो क्यों रहा था? जिसके जवाब में मेरे दोस्त रमेश ने कहा, मैं उस खंडर से घर में? अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही निकला था और मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तुम में से कोई है ही नहीं मेरे पीछे, तो मैं वापस आया यहाँ पर। और तुम उस घर के अंदर गए क्यों थे? मैं नहीं था उस घर के अंदर। मैं और मेरे सारे दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि हमने अभी अभी कुछ मिनटों पहले जो देखा क्या था वो, क्या वो सच था या हमारी आंखों का धोखा? अगर ये सिर्फ आंखों का धोखा और वहम है तो एक साथ इतने लोगों को कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। और अगर ये सब सच है तो वो कौन थी, वो आत्मा जो उस घर के अंदर थी और जिसने हमें बाहर जाने को कह दिया? आज भी उस रात को जब मैं और मेरे दोस्त सोचते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है और सब के सब उस रात के बारे में बात करने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं और सारे दोस्त यही कहते हैं, अभी छोड़ दे भाई, उस भयानक रात की बात मत कर। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो रोने की आवाज़ आज भी मेरे और मेरे दोस्तों के कानों में गूंजती है। मैं और मेरा दोस्त सोनू पेशे से एक मछुआरे हैं। हम सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ते हैं और शाम को मार्केट में उसे बेचकर जो पैसा आता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, मैंने और सोनू ने नदी के पास हमारा जाला जो था वो जाला नदी में हमने बिछा दिया था और फिर हम वहाँ से चले गए थे। वहाँ पर कई सारे मछुआरे थे जो कि जाला बिछा रहे थे और सारे जाला बिछा बिछा के अपने अपने घर चले गए। और फिर शाम को तकरीबन 4 बजे मैं और सोनू वापस आए ये देखने के लिए कि कितनी मछलियाँ फंसी हैं। और जब हम शाम के तकरीबन 4 बजे वापस आए तो हमने देखा कि हमारे जाले में नाम भर की मछलियाँ फंसी थी, जिसे देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर मछलियाँ नहीं होंगी तो फिर कमाई भी नहीं होगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार ये मछलियाँ इतनी कम कैसे? यार रोज़ तो ऐसा नहीं होता था, आज कैसे हो गया? हमने जैसा जाला बांधा था सेम वैसा ही है, इसमें किसी ने छेड़छाड़ भी नहीं की, तो यार आज ऐसा कैसे हो गया? मुझे और सोनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सोनू ने कहा, भाई शायद आज ही किस्मत ही खराब है, लेकिन अब करेंगे क्या? पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि आज मछलियाँ जो बेचेंगे उसी से काम हो जाएगा, लेकिन आज तो मछलियों के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ी बहुत है। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ऐसा कैसे चलेगा? तभी मेरे दोस्त ने कहा, क्यों ना हम रात के वक्त मछलियाँ पकड़े, हो सकता है कि कुछ मछलियाँ आ जाए। और रात के तकरीबन 10 बजे तक तो मार्केट खुला ही रहता है और हम 6 बजे शुरू करते हैं। 6 बजे सब अपना अपना जाला निकाल लेंगे तो ज़्यादा संभावना होगी कि हमारी जाल में फंसेंगी मछलियाँ। और जब मछलियाँ हो जाएंगी तो रात के 8 या 9 बजे पहुँच जाएंगे मार्केट और फिर बेच देंगे जितना भी पैसा आएगा, कम से कम कुछ तो गुजारा होगा। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं और मेरा दोस्त घर चले गए। और ये बात मैंने अपनी माँ को बताई और मेरी माँ ने कहा, बेटा जा तो रहे हो लेकिन थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वहाँ जो नदी है ना उसके पास जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और अजीब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरी शक्तियों का वास है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अपना ख्याल रखना।
मेरे को तो पता था कि ये सब अंधविश्वास है, इसलिए मैंने अपनी माँ की बातों पे यकीन ना करते हुए कहा कि अरे माँ कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर शाम को 6 बजे मैं और सोनू वहाँ नदी के किनारे पहुँचे और हमने जो जाला था उसे लगा दिया और इंतज़ार करने लगे मछलियाँ फंसने का। जाला हमने काफ़ी सूझबूझ के साथ लगाया था और फिर अब हमें इंतज़ार था तो सिर्फ रात के 8 बजे का, ताकि हम जाले को निकालें और जितनी भी मछलियाँ फंसी हों सबको लेकर पहुँच जाए मार्केट में। 7:30 ही बजे थे शाम के। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना हो गया था। हमारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ वहाँ पर अंधेरा ही था। अंधेरा इतना ज़्यादा घना कि कोई कमज़ोर दिल वाला तो मर जाए, लेकिन मैं और सोनू जैसे तैसे वहाँ पर डटे हुए थे। और फिर मेरे दोस्त सोनू ने कहा, अबे सुन भाई, मेरे को ज़रा टॉयलेट आ रही है, मैं ज़रा अभी आता हूँ। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है भाई तू जा, मैं यहीं पर हूँ। ये कहकर सोनू वहाँ से चला गया और फिर मैं इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे 10 मिनट हो गए, मेरा दोस्त नहीं आया और फिर मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं उसके पीछे पीछे उसी दिशा में गया जहाँ पर मेरा दोस्त गया था। मैंने सोनू को आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया। और फिर अचानक से मुझे सोनू के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर जब मैंने ये चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं भागता हुआ वहाँ उस दिशा में गया जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। मैंने देखा कि एक पेड़ पे मेरा दोस्त उल्टा लटक रहा और उसने मुझे देखते हुए कहा, आजा मेरे दोस्त, आजा आजा, देख कितना मजा आ रहा है, आजा। और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने कहा, सोनू सोनू तू ठीक तो है? सोनू क्या क्या कर क्या रहा है तू? सोनू सोनू तू ठीक तो है? और बदले में वो जो सोनू था जो कि पेड़ पे लटक रहा था वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और तभी अचानक से मुझे वो बात याद आई जो कि मेरी माँ ने मुझे कहा था। मेरी माँ ने कहा था कि उस नदी के पास जो जंगल है उसमें कई सारी बुरी शक्तियाँ हैं। और फिर मुझे पता चल गया कि हो ना हो ये जो मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं सोनू समझ रहा हूँ, ये सोनू नहीं बल्कि एक छलावा है। ये कोई बुरी शक्ति है जो कि मुझे डरा रही है। और मैं उस जंगल से भागता हुआ बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरा दोस्त सोनू जाल के पास बैठा हुआ है। और उसने मुझे जैसे ही देखा तो मुझसे कहा, अबे भाई कहाँ चला गया था? हाँ, मैं तो घबरा ही गया था। मैं ज़रा 5 मिनट टॉयलेट करने क्या गया, तो इंतज़ार ही नहीं कर रहा मेरा, कहाँ चला गया था? हाँ। और फिर मैंने उसे सारी बातें बताई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और हमने 7:45 पे जाले को निकाला और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा फंसी थी। हमने जैसे तैसे मछलियों को इकट्ठा किया और वहाँ से निकल गए। लेकिन हमने एक बात तो सोच ली थी कि रात के वक्त अब उस नदी के पास तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डरावनी घटना काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। महेश एक स्कूल टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाया करता था। उसकी ज़िंदगी इसी से चलती थी। रोज़ सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना और फिर जब स्कूल ख़त्म हो जाए तो घर वापस आ जाना। लेकिन बीते कुछ दिनों से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अलग घटनाएं घट रही थी, काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीब अजीब घटनाएं, जिससे महेश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ये सारी जो डरावनी घटनाएं हो रही थीं वो सारी घटनाएं महेश की समझ के बाहर थीं। उसे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके मानसिक संतुलन में कोई समस्या आ गई है, क्योंकि जैसी वो चीज़ों को अनुभव करता था वैसी चीज़ें होना संभव ही नहीं थी। ऐसे ही एक रात जब महेश खाना खा रहा था और खाना खाकर उठा ही था, तभी उसकी वाइफ ने ध्यान दिया कि महेश ने अपने प्लेट में खाना छोड़ दिया है। और फिर महेश की वाइफ ने महेश से पूछा, क्या हो गया, आपने खाना क्यों नहीं ख़त्म किया? जिसके जवाब में महेश ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलता रहा। लेकिन तभी अचानक से महेश के कानों में एक आवाज़ आई, पाप करने की भूख है तो खा
और जब महेश ने ये बात सुनी तब वो चौंकता हुआ पीछे मुड़ा और उसने अपनी वाइफ को देखा और पूछा, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या मुझसे? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने ना में सर हिलाया। महेश को लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है और वो वापस से अपने बेडरूम में चला गया। खाना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में सो गया और जब वो सोया था तभी अचानक से उसे एक डरावना सपना आया। देखा कि वो एक ट्रेन की पटरी पे चल रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है। महेश उस पटरी से हटना चाहता है लेकिन उसका जो शरीर है वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। वो बस सीधा सीधा ट्रेन की तरफ चलता आ रहा है और जैसे ही ट्रेन उसके बेहद ही नज़दीक आ गई तो झटके से महेश की आंखें खुली और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। कुछ नॉर्मल नहीं था तो वो महेश, उसके चेहरे से पसीना टप टप करके बह रहा था। उसने सोचा कि चलो पानी पी लिया जाए। बगल की ही टेबल पे रखे हुए एक पानी के जग से उसने पानी निकाला एक गिलास में और पानी पिया और पानी पी के वापस से गिलास और जग को वहीं उसी टेबल पे रख के वो लेट गया। उसको लेटे हुए कुछ ही देर हुए थे तभी अचानक से उसके कानों में फिर से कुछ अजीब ही आवाज़ें सुनाई देने लगी। तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी, तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी। महेश को कुछ भी समझ नहीं आया और महेश वापस से उठा तो उसने ध्यान दिया कि ये आवाज़ और कहीं से नहीं उसकी अलमारी से आ रही है और वो अलमारी की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और जैसे ही वो अलमारी के पास गया और उसने दरवाज़ा खोला तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, क्या हो गया, आप ठीक तो है? महेश अपनी ही वाइफ की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने हाँ में सर हिलाया। वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गया था और फिर उसकी वाइफ ने जब इतना घबराया हुआ महेश को देखा तो फिर उसकी वाइफ ने कहा, आखिर हुआ क्या है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं, आप तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। जिसके जवाब में महेश ने कुछ भी नहीं कहा और महेश वापस से बेड पर आकर सो गया। ये पहली रात नहीं थी कि महेश की ज़िंदगी में ऐसी डरावनी घटनाएं घट रही थी, बल्कि काफ़ी दिनों से उसके साथ ऐसी ही घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से महेश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सुबह महेश की आँख खुली और वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। रात में जो उसके साथ डरावनी घटनाएं घटी थी उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा था। लेकिन आखिरकार वो जैसे तैसे तैयार हुआ और स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंच गया। स्कूल में सारे बच्चे उसे अजीबोगरीब तरीके से देख रहे थे। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। स्कूल में जब महेश था तब अचानक से उसे टॉयलेट लगी और वो स्टाफ रूम वाले टॉयलेट में चला गया। जब वो टॉयलेट कर रहा था और वो जब टॉयलेट से वापस आया तभी अचानक से उसने ध्यान दिया कि उसके अलावा भी टॉयलेट में कोई और है। महेश को लगा कि शायद कोई और स्टाफ का मेंबर होगा, लेकिन जब महेश ने ध्यान से देखा तो वहाँ टॉयलेट में एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की को देखकर महेश के होश उड़ गए। महेश ने घबराते हुए कहा, कौन है तुम? ये जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही हो? हाँ, निकलो यहाँ से, इतनी मैनर्स नहीं है तुम्हें बाहर बोर्ड नहीं नजर आता? जिसके जवाब में उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश उस लड़की की तरफ बढ़ा और बढ़ते हुए कहा उसने, बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हें मेल और फीमेल के वॉशरूम में डिफरेंस नहीं पता? बाहर दोनों जगह बोर्ड लगे हुए हैं, निकलो यहां से। उस लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और महेश उस लड़की के पास आ गया और फिर महेश ने उस लड़की को पलटने के लिए कहा और फिर जो हुआ वो महेश का दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। वो लड़की वहाँ से
हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। जब महेश ने जब ये अपनी आंखों से देखा तब उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने पहले तो अपने मुंह को अच्छी तरह से धोया। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो इतनी डरावनी और अजीब घटनाएं घट रही हैं वो सब वहम कैसे हो सकता है। वहम तो सिर्फ 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन इतनी बार ऐसा तो हो नहीं सकता। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महेश ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने क्लास टीचर वाले रूम में जाकर पेपर्स को चेक करने लगा। और पेपर्स चेक करते करते तभी अचानक से उसके हाथ में एक ऐसा पेपर आया जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और वो भी खून से। और उस पे लिखा हुआ था, तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। महेश ये पढ़ के इतना ज़्यादा डर गया कि उसने उस पेपर को ही फाड़ के रख दिया। और फिर महेश ने देखा कि उसने जिस शीट को फाड़ा है उस पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। महेश अब अपना सर पकड़ के बैठ गया कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने किसी बच्चे की एग्जामिनर शीट को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने वाली थी उसे। प्रिंसिपल ने महेश को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और फिर महेश का दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। वो शाम को घर आया और चुपचाप बैठ गया। वो खाना खा ही रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उससे पूछा, आखिर बात क्या है? तुम हमेशा चुपचाप रहने लगे हो और कभी कभी तुम घबरा जाते हो किसी बात से, और कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते। महेश ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और वापस से अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। महेश सो ही रहा था, तभी अचानक से उसके सर पे एक बूंद गिरी। और जब महेश के सर पे वो बूंद गिरी तो महेश की आंखें खुली और महेश ने जब चेक किया तो वो बूंद खून की थी। महेश ने ऊपर की ओर देखा कि जो फैन था उसके ऊपर एक लड़की की लाश लटक रही थी और उसी से एक एक बूंद महेश के ऊपर गिर रहा था। और जब महेश ने यह नज़ारा देखा तो वो चिल्ला पड़ा और चिल्लाने की आवाज़ से महेश की वाइफ भी उठ गई। और महेश की वाइफ ने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम इतना घबरा क्यों गए हो? क्या हो गया है? जिसके जवाब में महेश ने कहा, अरे अंधी है क्या? उस फैन पे देख, एक लड़की की लाश लटक रही है। महेश की वाइफ ने उस फैन पे देखा तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। फैन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। महेश ने फिर जब दिमाग शांत करके ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि जैसा उसे लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। महेश ने अपना सर पकड़ लिया और फिर महेश की वाइफ ने कहा कि तुम्हें शायद डॉक्टर की ज़रूरत है, काम की वजह से तुम्हें ज़्यादा ही टेंशन होने लगी है। महेश अगले ही दिन डॉक्टर के पास गया और उसने सारी बातें डॉक्टर को बताई और फिर डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन लिख के दी और मेडिसिन लेकर महेश घर वापस आ गया। उसने सोचा कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा और उसने स्कूल से छुट्टी ले ली। स्कूल से छुट्टी लेने के बाद उसने शांति से इधर उधर घूमकर दिमाग ठंडा किया अपना और अपने दिमाग को संतुलित करने की कोशिश करने लगा। और रात हो गई। रात के वक्त महेश की वाइफ किचन में बर्तन धो रही थी और महेश पानी पीने के लिए फ्रिज के पास आया और फ्रिज के पास आकर उसने फ्रिज को खोला और फ्रिज के अंदर से एक पानी की बोतल को निकाला और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो वापस जा ही रहा था, तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, ये सुनीता कौन है? महेश पीछे मुड़ के देखने लगा और फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ कुछ बड़बड़ाया जा रही है। और फिर जब महेश ने ध्यान से सुना तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने पूछा सुनीता कौन है? और जब महेश ने ये नाम सुना तो उसकी जो ज़बान थी वो हलक में अटक गई। वो बोलने की हालत में ही नहीं था। वो बस लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोला, कौन सुनीता? किसकी बात कर रही हो? और फिर महेश की वाइफ ने बर्तन धोते धोते ही कहा,
सच बता रहे हो या मैं तुमसे सच उगलवाऊं? और जब महेश ने यह बात सुनी तब वो रोने लगा। और फिर महेश ने रोते हुए बताया कि सुनीता उसी की एक स्टूडेंट थी जो कि 12th क्लास में पढ़ती थी। सुनीता को महेश पसंद आ गया था और महेश को भी सुनीता अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और देखते ही देखते दोनों कब एक दूसरे को प्यार करने लगे, दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। महेश उससे प्यार करता है ऐसा सुनीता को लगता था, लेकिन यह सुनीता की गलत फहमी थी, क्योंकि महेश तो सिर्फ सुनीता का फ़ायदा उठा रहा था। और एक दिन सुनीता को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बात उसने महेश से बताई। और जब महेश ने ये बात सुनी तो उसका सर चकरा गया, क्योंकि महेश तो शादीशुदा था। महेश ने सुनीता से कहा था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेके सुनीता से शादी कर लेगा, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे तो सिर्फ टाइम पास करना था, लेकिन टाइम पास के चक्कर में अब उसने सुनीता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। महेश ने सुनीता से अबॉर्शन की बात कही कि अबॉर्शन करवा लो, लेकिन सुनीता को अबॉर्शन करवाना मंजूर नहीं था। और फिर कोई रास्ता ना निकलने की वजह से और महेश के धोखे की वजह से सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने एक रेलवे स्टेशन पे जाकर पटरी के सामने आकर आत्महत्या कर ली। महेश ने रोते हुए सारी बातें अपनी वाइफ को बताई और जब उसकी वाइफ ने ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये कहकर उसकी वाइफ रोते हुए घर छोड़कर वहाँ से चली गई। महेश ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो नहीं रुकी और उसकी वाइफ ने जाते जाते कहा कि चलो, तुमने मुझे सच तो बताया सुनीता के बारे में, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मजाक में तुमसे पूछा था, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के आज मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। महेश की वाइफ वहाँ से चली गई और महेश अपनी पूरी ज़िंदगी में अकेला हो गया। उसके पास उसकी वाइफ के अलावा कोई और नहीं था। महेश धीरे धीरे घर में अकेला रहने की वजह से और उन डरावनी घटनाओं की वजह से पागल होने लगा और आखिरकार वही हुआ जो होना था। महेश एक रात अपने घर में ताला लगाकर एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन के सामने खड़ा हो गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन उसके सामने आ रही थी और ट्रेन को देखकर उसकी आंखों में ज़रा सा भी खौफ नहीं था। वो इंतज़ार कर रहा था सिर्फ कि जल्दी से जल्दी बस से ट्रेन उसे उसके दर्दों से, उसके गमों से उसे मुक्ति दे दे। और जब ट्रेन उसके बेहद करीब आ गई तब महेश ने देखा कि सुनीता उसे नम आंखों से देख रही थी और तभी उस ट्रेन ने महेश को ठोकर मार दी और महेश की मौत हो गई।